नमस्कार। आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2026 को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2026 की शुरुआत ईयू मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जो कि भारत और फिनलैंड के बीच में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदारी है। उन्होंने नोकिया के मोबाइल फोन और इसके साथ ही टेलीकॉम नेटवर्क का उदाहरण देते हुए कहा कि इनसे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। इस दौरान पीएम मोदी आगे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति और के साथ में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की है और इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत और फिनलैंड के बीच में व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने स्थिरता और साझा समृद्धि को बढ़ाने के अवसरों पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति की वार्ता दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग को नई दिशा भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत और फिनलैंड के बीच में व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने यहां पर स्थिरता और साझा समृद्धि को बढ़ाने के अवसरों पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति की यह वार्ता दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर अमित शाह यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा उम्मीदवार नितिन नवीन के नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये नामांकन बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है और पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच में महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। इस दौरान ही दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र के सहयोग, आगामी रणनीति पर कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नितिन नवीन ने स्वागत किया अमित शाह का और इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत किया गया और सीएम नीतीश से स्वागत करते हुए नजर आए अमित शाह। पटना पहुंचे अमित शाह, जहां पर नितिन नवीन का नामांकन, अमित शाह का स्वागत जोरदार किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया है। तो माला पहनाकर उन्हें स्वागत किया गया, फूल की माला, और इसके साथ ही सीएम नीतीश ने उनका स्वागत किया। तो तस्वीरें पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ ही सीएम नीतीश ने उनका स्वागत किया है और नितिन नवीन ने भी उनका स्वागत किया है। तो अमित शाह का जोरदार स्वागत, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से नितिन नवीन स्वागत किया और इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम नीतीश ने उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण, सामाजिक समरसता और शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और कार्बन उत्सर्जन घटाते हैं और धरती के तापमान को कम करते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाते और बचाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं हुआ तो आगामी पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा और पंच प्रण और पंच संकल्प परिवर्तन के लिए पर्यावरण, ऐसा कहा। मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम, यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं, और एक हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक कार्यकर्ता के नाते ये भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में ये भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाए, ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सकें, बेच सकें। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग स्वाभिमान के साथ की है। एक मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, सभी से करता हूं, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना।
एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से ये भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, भरूदा में ये कोचिंग क्लास जहां बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं। सब बेटियां मेरी हैं। घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। मां, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए, उनका सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम आ जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात के जेतलपुर में स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 200 वर्ष पूरे होने पर मैं सभी कार्यकर्ताओं और किए गए कार्यों को बधाई देता हूं। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और एक ऐसे भारत का निर्माण के लिए काम करना चाहिए जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान हमारे पास है और हमें उन्हें प्रस्तुत करना होगा और हमें मानवता के कल्याण के लिए काम करना होगा और एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। चाहिए, मन में समरसता चाहिए। ये उपाय है। आज के परिस्थिति में संपूर्ण दुनिया को रास्ता दिखाने का काम भारत के पास ही आने वाला है। इससे हम छूट नहीं सकते। वो हमको आज ना कल करना ही पड़ेगा। दुनिया के पास समस्याओं के उत्तर नहीं है। ये हम करेंगे तो हमको ऐसे तैयार होना पड़ेगा। और ये बात ध्यान में रखकर 100 साल पहले जैसे संघ निर्माता ने हमको इन बातों को सिखाया, इसके प्रैक्टिस में डाला, वैसे 200 साल पहले स्वामीनारायण महाराज ने हम लोगों को ये शिक्षा दी, इसके प्रैक्टिस में डाला है। काम एक ही है, दो अलग स्वरूपों में चलता है, क्योंकि मनुष्य समाज विविध है। एक ही रास्ते से सब लोग चलेंगे नहीं। सबको अपने रुचि प्रकृति के अनुसार अलग अलग रास्ता चाहिए। तो रास्ते अलग है लेकिन जाना एक ही है। यह समझकर अपने अपने रास्ते पर श्रद्धा से चलना और रास्तों को लेकर आपस में बंटना नहीं, एक दूसरे को पूरक बन के चलना, ऐसे चलना पड़ेगा। दोनों रास्तों के परिणाम सामने है। वो अत्यंत उत्साहवर्धक अनुकूल परिणाम है। यहां गुजरात प्रदेश में विशेषकर हम देखते हैं कि व्यसन मुक्ति, व्यसनों से मुक्त है सामान्य समाज भी, और सेवा की प्रवृत्ति बहुत जोरदार है। क्यों है? स्वामीनारायण संप्रदाय का काम 200 वर्षों से चला है। यह प्रत्यक्ष आचरण में जो बदल आता है उसका उदाहरण है। संघ 100 साल का हो गया, उसका भी एक प्रभाव है। तो हम देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ समाज भी अपने आचरण को उस वातावरण में बदल लेता है। ये इन सब कार्यों का परिणाम है। वास्तव में ये जो कार्य है, जो अध्यात्म के आधार पर दुनियादारी की उठापटक से दूर चलते हैं, वो वास्तव में मानवता को, सृष्टि को साथ लेकर परमेष्ठि की ओर बढ़ने के लिए तैयार करने वाले कार्य है। और इसलिए मुझे आनंद हुआ कि जिनका अनुभव हमसे 100 साल का ज्यादा है, हमने 100 साल पूरे किए, तो उनके पास जाकर बैठने को मिला। एक प्रत्यय आ गया कि हां, हम सब लोग ठीक राह पर है,
हम चल रहे हैं, अनुभवों के आदान प्रदान से कुछ मिलता है, वो हमको मिला। और इसलिए यहां पर बुलाकर मुझे इस उद्घाटन समारोह में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर आप लोगों ने दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। 200 वर्ष पूरे करने पर आपका, कार्यकर्ताओं का और कार्य का अभिनंदन करता हूं और हम सब लोगों को निरंतर आगे बढ़ते हुए, परस्पर पूरक रहते हुए इस सृष्टि के कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व को धर्म देने वाला भारत खड़ा करना है, शीघ्रतापूर्वक खड़ा करना है। इसलिए हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, इस संकल्प को व्यक्त करता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोनेस्टिक मार्केट और ISBT पर नए फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया और इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने फुट ओवर ब्रिज के बारे में जानकारी दी है और इसके अलावा उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल और इसके साथ ही कैबिनेट सहयोगी परवेश साहिब और लद्दाख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ताशी ग्याल्सन खाचू और कई और नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हमें खुशी का अनुभव हो रहा है और सालों से जिस मांग को हमारे लद्दाख व बिहार के लोग कर रहे हैं उसे आज पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एकजुट ओवरब्रिज की मांग सालों से की जा रही थी और सीएम ने आगे ये भी कहा कि पिछली सरकार से यहाँ के लोगों ने सैकड़ों बार इसकी मांग की, लेकिन उस सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। खुशी का अनुभव हो रहा है कि वर्षों से जिस डिमांड को हमारे लद्दाख बुद्ध विहार के लोग कर रहे थे, वो कॉलोनी जहां लद्दाख के हमारे भाई बहन वर्षों से यहां रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, एक फुट ओवर ब्रिज का डिमांड सालों से चल रहा था। यहाँ पिछली सरकार के पास सैकड़ों बार यहाँ के निवासियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन लगाया, रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया, परंतु उस सरकार ने इस छोटे से काम को भी कभी सिरे नहीं चढ़ाया। आज इस कम समय में भी हमारी सरकार के कार्यकाल में यहाँ के परिवारों की इस मुख्य डिमांड को हम पूरा करने जा रहे हैं। आज शिलान्यास किया है एक फुट ओवर ब्रिज, जो यहाँ की रिक्वेस्ट थी, यहाँ की ज़रूरत थी और बहुत जल्द मात्र 6 महीने के कार्यकाल में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा। एक ऐसा फुट ओवर ब्रिज जो यहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा और यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा का साधन बनेगा। सरकार की इच्छा हो तो मुझे लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। इसके लिए जो डिफ़िकल्ट परमिशंस थी वो हमारी सरकार लेकर के आई और आज यहाँ इसका शिलान्यास किया गया है। बहुत जल्द ये काम शुरू हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान ही उन्होंने आम जनता से संवाद किया और लोगों की समस्याएं और शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और कार्यक्रम के दौरान ही मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था विशेष ध्यान रखा गया था। जनता दर्शन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री से अपने मुद्दे साझा किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से लगातार संवाद और सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हिस्सा लिया। ये रैली बीजेपी द्वारा आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य जनता के बीच में पार्टी की नीतियों और विकास योजनाओं को साझा करना है। इस दौरान नेताओं ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की रणनीतिक आगामी चुनावी तैयारियों पर भी बात की और रैली में मौजूद पुष्कर सिंह धामी और सुकांत मजूमदार ने जनता को संबोधित करते हुए विकास, बदलाव और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा लोगों को जोड़ने और सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। नामांकन के आखिरी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान उनके साथ पार्टी हरियाणा
प्रभारी सतीश पुनिया और सह प्रभारी सुरेश नागर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर अर्जुना गुप्ता मौजूद रहे। और नामांकन से पहले पूर्व सांसद और बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया ने संत कबीर कुटीर पर सीएम सैनी से मुलाकात की। और नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने कहा कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और हरियाणा के हितों को राज्यसभा में उठाना मेरी प्राथमिकता होगी। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के सवाल पर संजय भाटिया ने कहा, बीजेपी में पार्टी का फैसला ही अंतिम होता है और पार्टी मुझे जिस रूप में देखना चाहती है, जैसी जिम्मेदारी देती है, वही निभानी पड़ती। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर नामांकन पत्र भी दाखिल किया। इस दौरान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव और वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक प्रस्तावक के रूप में उपस्थित रहे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही विधानसभा परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली। लक्ष्मी वर्मा के पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। और इसे पार्टी की एकजुटता और संगठनात्मक ताकत के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। अखिल भारतीय कुर्मी पाटीदार महासभा द्वारा अहमदाबाद से आयोजित सरदार एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाने के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सरदार साहेब का सम्मान किया है। उन्होंने 2014 से सरदार साहेब की जयंती को पूरे देश में नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू की है। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर आयरन मैन सरदार पटेल को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सरदार साहेब की ये विशाल मूर्ति दुनिया भर में भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बन गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य नेताओं ने बीजू पटनायक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नेताओं ने बीजू पटनायक के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया, उनकी जनप्रतिया और इसके साथ ही सेवा भाव की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजू पटनायक की दूरदर्शिता और समर्पण भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस जयंती के अवसर पर नेताओं और नागरिकों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि बीजू पटनायक की विरासत और उनके आदर्शों को जीवित रखने के लिए संदेश देती है। जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटेल और पार्टी समर्थकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर में उनके समर्थक में नारे लगाए हैं। प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के प्रति अपनी वफादारी और समर्थन का संदेश दिया है। इस मौके पर राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम सिर्फ नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार राज्यसभा जाएं। कार्यक्रम के दौरान ही समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए और अपने विरोध और समर्थन की भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। जेडीयू नेताओं का ये प्रदर्शन राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर चल रही रणनीतिक चर्चाओं के बीच में आया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। इस महामुकाबले को लेकर ही धर्मनगरी काशी में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। क्रिकेट प्रेमियों ने दारागंज मंदिर में इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए पोस्टर के साथ में यज्ञ हवन किया है। उन्होंने पूरे क्रिकेट किट के साथ में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। फैंस ने टीम इंडिया की सफलता और अच्छे खेल के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की है और मंदिर परिसर में भक्तिमय और उत्साही माहौल देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि उनके आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा से टीम इंडिया को मुकाबले में सफलता मिलेगी। इससे पहले प्रयागराज में भी क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया के लिए विशेष अनुष्ठान कर जीत की कामना की थी। पूरे देश में इस सेमीफाइनल को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है। हवन पूजन का आयोजन किया गया है जिससे भारतीय खिलाड़ियों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और भारतीय टीम आज सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश करे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन से बड़ी उम्मीदें हैं आज लोगों को। अभिषेक शर्मा जो कि फॉर्म में नहीं है अभी, आज बड़ी उम्मीद है कि वो फॉर्म में आए और बेहतरीन प्रदर्शन करें। देखिए, आज भारतीय टीम को बड़ी से बड़ी जीत दर्ज हो सेमीफाइनल में और भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में प्रवेश करे, इसके लिए आज क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशंसकों के द्वारा विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया है।
और हमारी दुआएं यही है कि भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करे। नन्हे क्रिकेटर्स ने आज हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर पढ़ा ताकि भारतीय खिलाड़ियों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करे। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से बड़ी उम्मीदें हैं, वो बेहतरीन प्रदर्शन करें और भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में प्रवेश करे और पुनः एक बार 2020 वर्ल्ड कप जीते। में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जारी संघर्ष के कारण पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है। इसके बावजूद खाड़ी देशों के आने वाली कुछ उड़ानें सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गई हैं और फुजेरा से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट सुरक्षित रूप से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। और इसके साथ ही आपको बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय तनाव के चलते कई उड़ानों के रूट में बदलाव भी देखने को मिले हैं और इसके साथ ही कुछ सेवाओं को देरी से और इसके साथ व्यवधान देखने को भी मिला है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।